Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in virtual classes 2021 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट और आज का हमारे पास जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने अब तक अकाउंटिंग की सारी डेफिनेशंस, कुछ उसकी बेसिक्स चीज़ें कि अकाउंटिंग हम किसे कहते हैं, डेफिनेशंस को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फिर हम लोग अकाउंटिंग साइकिल को जो है स्टडी कर रहे थे। अकाउंटिंग साइकिल वो चीज़ जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, किसी भी काम को एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक कंप्लीटिंग पॉइंट होता है जहां पर कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है। तो अकाउंटिंग को भी कंप्लीट करने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो अकाउंटिंग साइकिल्स में हैं। अगर आप कोई भी स्टेप्स जो है स्किप करते हो तो आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट है, वो आपको नहीं मिल सकता। इसके साथ साथ जब आप लोग अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि थर्ड वाला स्टेप फोर्थ में पहले आप कर लें, यानी स्टेप्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। साइकिल का मतलब ही ये होता है, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ही ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो हम आज उसी अकाउंटिंग साइकिल को ही कंटिन्यू करेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल हमारे पास किस तरह उसके नेक्स्ट स्टेप को हम लोगों ने फॉलो करने होंगे। ठीक है, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने अपने करियर जब आप लोग आगे और बढ़ाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको और एक्सपेंड होती हुई नज़र आएंगी। सो बेसिक्स ये है हमारे पास कि आपको अकाउंटिंग साइकिल्स जो है वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए कि आप लोगों को कोई भी अकाउंटिंग प्रोसीजर करना है तो ये अकाउंटिंग के जो स्टेप्स हैं, अकाउंटिंग साइकिल के जो स्टेप्स हैं, उनको आपने 100% फॉलो करना होगा। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स पर, जो हमें देखते हैं कि आज हमें सीखने को क्या मिलता है। सो लेट्स टू अनदर स्लाइड्स। सो हम अपनी स्लाइड्स पे आ गए हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो अब स्टेप है दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ होती है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग worksheet in which the balance of all ledger are compiled into the debit and the credit account column totals that are equal. The general purpose of producing a trial balance is to ensure the entries in a company's bookkeeping system are mathematically correct. So last हम लोगों ने, आप लोग को लेक्चर याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट जो है वो जर्नल लेजर तक पढ़ा था। ठीक है, अब जर्नल लेजर में क्या था हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने उसकी ट्रांजैक्शंस जो थी उसको हम लोगों ने किस में करा था, जर्नल में रिकॉर्ड करा था। फिर जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने उसे उसके बाद जर्नल लेजर बनाए थे। ठीक है, और जर्नल लेजर के बाद हम लोग अब जो थर्ड स्टेप है वो थर्ड स्टेप आ चुका है मेरे पास ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मतलब ही है, वर्ड्स ही ऐसे बने हैं, आप समझ सकते हैं कि बैलेंस को चेक करना है। ट्रायल बैलेंस, ट्राई कर रहे हो कि बैलेंस आ रहे हैं इक्वल के नहीं आ रहे उसके। ठीक है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ बुक कीपिंग वर्कशीट, ठीक है, इन विच द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर, तमाम लेजर्स को कंपाइल किया जाता है, ऑफ ऑल लेजर आर कंपाइल्ड इनटू अ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा ये जो वर्ड आपके पास आ रहे हैं अभी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, इसको हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या है। फिलहाल आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि ये वर्ड जो है वो अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इस वर्ड्स को हम लोग कहते हैं डेबिट और नेक्स्ट वर्ड को क्या है, क्रेडिट। जब तक आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जब तक आप लोग कॉमर्स की फील्ड में हैं, तब तक ये दो वर्ड हमेशा आपके साथ रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो
जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे और चीजें आपके साथ में शेयर करता चला जाऊंगा। सो हमारे पास क्या था कि जब हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि तमाम लेजर्स, ठीक है, इससे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने लेजर तक आपको पढ़ाया था। अब लेजर के बाद क्या है, लेजर के बाद हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, लेजर बन गए। लेजर में क्या था, जो हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन है सारी एक जगह इकट्ठी कर ली, अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास पेमेंट की है सारी एक जगह इकट्ठी कर ली, सैलरीज एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है वो सारी एक जगह हम लोगों ने इकट्ठी कर ली। तो अब उसको हम लोगों ने जब एक एक अलग अलग लेजर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हमें उन्हें कंपाइल करना है। कंपाइल से मतलब कि हमें, अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे आगे सिलसिले चलेंगे तो आपको समझ और आएगा, ठीक है, कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट कॉलम बनते हैं, ठीक है, दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो दो कॉलम में हमारे पास क्या है, ये आपको पिक्चर भी नजर आ रही होगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पिक्चर्स इसलिए दिखाई जा रही हैं कि ताकि आपको समझ आ सके कि ये हमारे पास प्रैक्टिकली कैसे नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए, सपोज हमारे पास कोई कंपनी है, कोई कारपोरेशन हमारे पास है, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है उसने, ये डेबिट वाला कॉलम और ये आपको नजर आ रहा होगा क्रेडिट वाला कॉलम, और दोनों के जो सम है वो दोनों के सम आपको नजर आ रहे होंगे सेम है, यानी 47,500 47,500। ये सम यहां पर कंप्लीट आना इंतहाई जरूरी है। अगर ये यहां पर ये नहीं आपको नजर आते, ठीक है, यानी बराबर नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, या तो आपने रिकॉर्डिंग में गलती कर दी है, या आपने लेजर में गलती कर दी है पोस्ट करते वक्त, या फिर आपने ट्रायल बैलेंस पे पुट करते हुए गलती कर दी, ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूं। देखिए, सपोज आपने कोई चीज परचेज करी, ठीक है, आपने सपोज आप लोगों ने कोई फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। तो जब आपने फर्नीचर परचेज किया है या उसके बाद और कोई चीज आप इस तरह की खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको रिकॉर्ड करना है। आपने खरीदी 80,000 की, लेकिन आपके जो अकाउंटेंट था या कंपनी के अकाउंटेंट था, किसी से भी मिस्टेक हो गई, उसने 80 की बजाय 8,000 लिख दिए, ठीक है, तो मिस्टेक हो गई, या 80 की बजाय 70,000 लिख दी तो वो भी मिस्टेक हो गई। सो इट्स मीन दैट कि जब आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर उसके बाद आप लोगों को क्या कर चाहिए कि उसको 100% जो है वो करेक्ट रिकॉर्ड करें, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं सही करेंगे तो ये जो बैलेंस आपको नजर आ रहा है ना, ये बैलेंस आपको नजर नहीं आएगा सही, क्योंकि ये पहले ही स्टेप है। यानी कोई भी जो आप काम करते हैं दुनिया में, अगर आप कोई भी गलती करेंगे, लाइक मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं कि अगर आपने कोई भी स्टेप को गलत पुट कर दिया तो रिजल्ट्स आपका नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा लेकिन आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सो यहां पर भी हमारे पास क्या है कि इसको बैलेंस होना लाजमी है। अगर आप इसे बैलेंस नहीं होता, ठीक है, तो इट्स मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं इसकी गलती कर दी है, कहीं ना कहीं आपने कोई गलत पुट कर दिया, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, आपके पास कैश है, ठीक है, अभी मैंने बता दिया आपको, हम लोग डिटेल इसको हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ना है। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, लैंड है, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल, कैपिटल स्टॉक, सर्विस इनकम, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस। इन वर्ड से आपने घबराना नहीं है, ठीक है। इन वर्ड्स को मैं आपके सामने एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग डिटेल्ड और हम लोगों ने इसको पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, कैश, ठीक है, कैश सबको पता है जो कैश होता है नॉर्मली। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, वो है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि जब आपने उधार का पैसा कहीं से वापस लेना है, ठीक है, ये रिसीव का आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, रिसीव, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी उधार का पैसा अगर कहीं से आपने वापस लेना है। लैंड है तो लैंड की कॉस्ट कितनी है वो लिखा हुआ है। अकाउंट्स पेबल है हमारे पास, जैसे अकाउंट रिसीवेबल होता है इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, अकाउंट्स पेबल होता है, ठीक है। रिसीवेबल का मतलब होता है रिसीव करना, और पेबल का मतलब क्या है, पेमेंट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नोट्स पेबल, यहां पर भी वही चीज है, इसमें मैं फर्क आपको बताऊंगा, ठीक है। ये उधार का पैसा होता है, ठीक है,
कि आप लोगों ने कहीं पे कोई चीज़ खरीदी हुई थी, उसके साथ आपने उधार करा हुआ था, तो उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। आपने नोट्स पेबल आपके डॉक्यूमेंटेड आपके पास जिसे कहते हैं वो राइट लिखा हुआ है कि आपने कितनी पेमेंट इसको देनी है। कैपिटल आ गया, कैपिटल स्टॉक हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जो ऑनर होता है उसकी पैसे कितने हैं, उसके मालकाना हक कितने हैं, राइट्स कितने हैं। सर्विस इनकम आ जाती है हमारे पास, किसी को जब हम सर्विस दे रहे होते हैं सर्विस रेवेन्यू वहाँ से पैसा आ जाता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जब आप कोई भी चीज़ एडवर्टाइज करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपेंसेस होना शुरू हो जाएंगे। यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस हम किसे कहते हैं, आपके जो भी लाइट के खर्चे होते हैं, आपके टेलीफोन के खर्चे होते हैं, आपके गैस के खर्चे होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी एक्सपेंस। सो इट्स ऑल अबाउट के जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं, जो हम लोगों ने जर्नलाइजिंग की हैं, जो लेजर बनाए हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, ये सब के सब जब हम ट्रायल बैलेंस यानी उसकी कैलकुलेशन करेंगे वो बैलेंस आना ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं आते सो इट्स मीन दैट कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये वाली स्लाइड समझ आई होगी। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज recorded at the end of an accounting period to adjust income and expense accounts so that they compile with the accrual concept of accounting. Their main purpose is to match income and expense to appropriate accounting period, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, उसके बाद आगे क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स आ जाता है हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज का, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज किसे कहते हैं, जैसे आपको डेफिनेशन में ही नजर आ रहा होगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज, ठीक है, टू रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड्स क्या होते हैं हमारे पास, अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, लाइक वो जून में मई में शुरू करते हैं और नेक्स्ट ईयर कहाँ पे एंड कर देते हैं हमारे पास, जून में आके यानी जून से शुरू करते हैं और मई में आके ख़त्म कर देते, ठीक है। बहुत सारे लोग जनवरी से शुरू करते हैं, दिसंबर पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये कहीं पे भी कोई फिक्स्ड नहीं है हमारे पास कि आपने जो अकाउंटिंग पीरियड जो पीरियड वहाँ पर आपके सामने गुजरा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका पूरा रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड टू एडजस्ट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। अब ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आपने एडजस्ट नहीं करे, ठीक है। अच्छा, एडजस्टिंग से क्या मुराद है, जैसे मिसाल के तौर पर होता है कंपनी में कि भाई हम इस साल इतना जो है ना वो हमें पैसा मिल जाएगा, या हमें इतना जो है ना वो खर्च करना होगा, ठीक है, इतना पैसा इनकम हमारे आएगी और इतनी पैसा है हम लोग खर्च करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि सपोज आपने सोचा कि हमारा इस दफ़ा जो एक्सपेंस होगा हमारी फैक्ट्री का, हमारी कंपनी का, वो 5 लाख होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो जो हमारे पास खर्चा है हो सकता है कि 4.5 लाख हो, 4,75,000 हो सकता है 6 लाख हो, बहुत कम चांसेस होंगे। तो 5 लाख है तो 5 लाख का 5 लाख ही क्या हो जाए, वो खर्चा हो जाए, ठीक है। ये कैसे होता है, ये हम लोग जो पिछला हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड गुजरा हुआ होता है उससे अंदाज़ा लगाती हैं। उससे कंपनीज क्या करती हैं, अंदाज़ा लगाती हैं कि भाई हमारे पास जो है वो पहले कितने खर्चा हुआ था और अब मेरे पास कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जिसमें आपको इनकम को और आपको एक्सपेंस को, इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, हमारे पास एक्यूरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एक कैश कॉन्सेप्ट होता है, एक हम लोग क्या करते हैं एक्यूरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। Their main purpose is to match income and expense to appropriate accounting period. Obviously मैंने आपको अभी डिस्कस करा कि जो हमारे पास जो मेन मकसद होता है, वो मेन मकसद क्या है, वो मेन मकसद होता है हमारे पास कि हम जो है जो इनकम है और एक्सपेंस है वो जो एप्रोप्रिएट से मतलब होता है जो जिससे लिंक करता है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास इनकम का कॉलम
और एक्सपेंस का कॉलम यानी हमारे पास अलग अलग होते हैं, लेकिन जो हम लोगों ने सजेस्ट करे हुए होते हैं, जो हमें पता होता है कि भाई इनकम कितनी होगी, हमारे एक्सपेंस कितने होंगे, तो वो सबको सब हमें क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। ठीक हो गई बात? ओके जी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास पॉइंट? नेक्स्ट है मेरे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सो हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या है मेरे पास? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्टिंग of the ending balance in all accounts after adjusting entries have been prepared। अच्छा, अब देखें, जो मैं अभी थोड़ा सा आपको दोबारा रिव्यू करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन से हम लोगों ने क्या बनाई थी, उसकी जर्नल एंट्रीज बनाई थी हम लोगों ने। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद हम लोगों ने उससे जर्नल लेजर बनाए, और जर्नल लेजर से बाद आज हम लोगों ने डिस्कस करा था कि ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, अच्छा, अब जब हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों ने 4 स्टेप पे क्या करा, उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, जहां पे हम लोगों ने उनको एडजस्ट करा इनकम और एक्सपेंस को कि क्या हो रहा है। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या चीज है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्टिंग ऑफ द एंडिंग बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। अगर किसी अकाउंट्स के अंदर कहीं पे कोई बैलेंस बच गया है, ठीक है, ऑल अकाउंट्स यानी तमाम अकाउंट्स का, ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन प्रिपेयर, इसके बाद जो है इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अगर कोई भी बैलेंस जो है वो बचा हुआ है एडजस्ट करने के बाद, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एंडिंग बैलेंस, ठीक है, एंड वाला जिसे कहते हैं ना, एंडिंग बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स के अंदर अगर कोई एंड में बैलेंस बच गया है तो हमें क्या करना है, उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है, यानी आपको इस स्टेप का मतलब ये रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरे पास। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ना है, यानी बी नोटेड, हम लोग अभी जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, हम इंशाल्लाह हम इसे फिर प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स ना, कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन वो हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, दुनिया का कोई भी जो बिजनेस है, ठीक है, दुनिया आपको पता है सब बिजनेस कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही होती है, काम कारोबार चलता है, तो इन सारे काम कारोबार को करने के लिए इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वो एग्जैक्टली काम यही कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, क्या कि इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी होती है और हमें इसमें क्या करना होता है, इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, बैलेंस शीट को थोड़ा सा रफली बता देते हैं। बैलेंस शीट क्या है हमारे पास, बैलेंस शीट में हमारे पास अकाउंट जो कंपनी है, अकाउंटिंग हमारे पास जो कंपनी है उसकी जो करंट पोजीशंस हैं, ठीक है, उसकी जो करंट पोजीशन से इस वक्त क्या चल रही है, उस पे उसके पास क्या चीजें हैं, ठीक है, और उसको कितनी चीजें किसी की वापस देनी है, यानी उसके ऊपर उधार कितना है, उसके पास खुद कितना पैसा है। ठीक है, यानी उसकी करंट पोजीशंस बता रही होती हैं, करंट स्टेटस बता रहे होते हैं कि कंपनी का इस वक्त करंट पोजीशंस क्या है, करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में क्या है, इनकम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि कंपनी ने कितनी अर्न किया है, यानी कितना उसने कमाया है, प्रॉफिट कितना हुआ है या कितना उसको लॉस हुआ है। ठीक है, नजर आ भी होगा, इनकम स्टेटमेंट यानी रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पे, कितना कंपनी ने कमाया, कितना उसने बेच दिया, लॉस हुआ, वट, इसमें सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट की एक पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है, कि इनकम स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। ठीक है, पिक्चर्स दिखाने का मकसद क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं आपको वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा नजर आ जाए कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किस तरह करनी है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने
यहाँ पे बताया है पहले वाले पोर्शन में, ये एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस पोर्शन के अंदर क्या है, इस पोर्शन के अंदर नजर आ रहा होगा कि ऐड रेवेन्यू, यानी आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिला है, ठीक है। ये वाला जो कॉलम आपको नजर आ रहा होगा, इस कॉलम में आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्ट एक्सपेंस, आपको कहां से पैसे मिले हैं, ठीक है, रेवेन्यू, आमदनी, कहां से आपको पैसे मिले हैं और कहां पे आपने खर्च किए हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि भाई इनके पास जो टोटल रेवेन्यू है, यानी टोटल इनके पास जो पैसा आया हुआ है, ठीक है, इनके पास जो टोटल पैसा है वो कितना है, 41,000 और 71, ठीक है, इनके पास पैसा है। इनके पास जो टोटल हमारे पास जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारे इन्होंने एक्सपेंसेस है यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है, ये सारे इन्होंने लिख दिए हैं, ठीक है। कितने हैं जी, 39,074 हैं, ठीक है। और कुछ ऑपरेटिंग इनकम भी है, फिर कुछ अदर इनकम, रेंट भी है, ठीक है, और फिर इनकम टैक्स है कुछ, ठीक है, 738 का। सो सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद इनके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि जो नेट इनकम है, वो नेट इनकम कितनी आ रही है, वो आ रही है 1203, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनकम स्टेटमेंट का एक छोटा सा फॉर्मेट है। ये जितने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, मर्चेंडाइज हो गई, आपके पास क्रेडिट रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हम लोगों ने एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये आप लोगों ने खुद करना है। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है। द इनकम स्टेटमेंट, सो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का आप लोगों ने ये छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर समझ लिया होगा कि हमारे पास ये छोटा सा फॉर्मेट क्या है कि पहले रेवेन्यू को हम लोगों ने देखना होता है और फिर हम लोगों ने देखना होता है कि एक्सपेंस कितने हैं, देन लास्ट में हमें पता चलता है कि हमें इनकम कितनी रिसीव हो गई, ठीक है। और आपको ये बैलेंस शीट भी नज़र आ गई होगी अब, ठीक है, कि बैलेंस शीट में क्या करते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बैलेंस शीट है, ठीक है। हमारे पास एसेट, अच्छा, कोई भी जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनसे आपने ज़रा भी घबराना नहीं है। एक तरफ आपने एसेट्स लिखा हुआ है, दूसरी लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी है। बहुत जल्द आपके सामने जो है वो लेक्चर्स आपके आएंगे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रेवेन्यू का वर्ड आप लोगों ने सुना है, एक्सपेंस का लफ्ज़ सुना है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गई, ठीक है, ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ें, इन्वेंट्री, प्रीपेड, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विपमेंट, ठीक है, ये सब आपके सामने मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। लाइबिलिटी है हमारे पास और हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है। सो ये ऑब्वियसली आप लोगों ने नोटिस ये करना है कि देखें टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 4,72,100, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4,72,100। तो दोनों साइड्स आपकी बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो आप लोगों ने अभी तक ये नोटिस करा होगा कि भाई जो कैलकुलेशन है वो कहीं पे भी गलत नहीं करनी। अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है, आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट है, क्यों बनाते हैं, ठीक है, बता दिया मैंने। कंपनी की जो पोजीशन है उसके पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ देनी है उसने, ये बता रहे होते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये हम लोग क्या करेंगे उसके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप्स हो कि ये स्लाइड आपको समझ आई होगी। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है मेरे पास, नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास क्लोज्ड अकाउंट। सो हमारे पास इन अकाउंटिंग अ क्लोज अकाउंट और अ क्लोजिंग एंट्री refer to the annual process of the shifting data from temporary account on the income statement to permanent account on the balance sheet in order to start the new fiscal year, ठीक है, with the balance of zero। अच्छा, अब ये क्या चीज़ होते हैं, ये चीज़ होती है हमारे पास कि हमें जब कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें क्लोज करने होते हैं अकाउंट्स को, ठीक है, ताकि जब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जब आप कभी बैंक बैंक में जाएं तो जून में
जो है ना वो, या बहुत सारे लोग 31 दिसंबर को सारी चीज़ें क्लोज कर रहे होते हैं, और सारे जो कंपनीज अपने अपने अकाउंट्स को फाइनल कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह इस साल कितना करा, वर्किंग कितनी करे, कितने पैसा कमाया, कितना नहीं करा। क्योंकि होता क्या है कि ये एनुअल प्रोसेस होता है, ठीक है, डेटा फ्रॉम टेम्परेरी अकाउंट ऑन द इनकम स्टेटमेंट टू द परमानेंट अकाउंट, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और हमारे पास परमानेंट अकाउंट्स कौन से। टेम्परेरी से मतलब कि वो हर साल ख़त्म हो जाते हैं, नए बनते हैं, ठीक है। परमानेंट अकाउंट का मतलब कि जब आपके फिजिकल ईयर भी चेंज हो जाएगा, यानी आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है, जो एक साल है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद भी परमानेंट अकाउंट कौन से हैं जो अब रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों को करना होता है स्टार्ट, तो इसमें बैलेंस कितना होना चाहिए आपका, विद द बैलेंस ऑफ 0, उसमें बैलेंस आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज करने होते हैं अकाउंट। तो अब तक आप लोगों ने सारे जिसे कहते हैं वो अकाउंटिंग के स्टेप्स जो हैं, जो अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स हैं, वो आप लोगों ने काफ़ी हद तक सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। सो हम अपने एंडिंग वाले स्टेप्स की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। क्लोजिंग एंट्रीज बनानी होती है हमें, ठीक है। डेबिट आ गया है, क्रेडिट आ गया है मेरे पास, ठीक है। December 31 ये डेट भी नज़र आ रही होगी आपको। सारी चीज़ें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब मैंने एक एक चीज़ें डिस्कस करनी है। डेप्रिसिएशन, रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज, यूटिलिटी, वेजेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि रेंट का खर्चा क्या है, यूटिलिटी का मैंने खर्चा बता दिया। यूटिलिटी का खर्चा आपके पास बिजली, गैस, पानी का जो खर्चा होता है। वेजेस, वेजेस मतलब होता है दिहाड़ीदार तबका, रोज़ के रोज़ जिसको दिहाड़ियाँ दी जाती हैं उनकी पेमेंट की जाती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, कहीं पे आप लोगों ने पैसा कंपनी ने लिया हुआ है तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको क्या देना होता है, सूद उनको देना होता है, ठीक है। सो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें इसको रिकॉर्ड करनी होती हैं। दैट इज़ 14,85,000, ठीक है। 14,85,000 कुछ हमारे पास अमाउंट बन रही है, ठीक है। सॉरी 85,000 नहीं है, हमारे पास क्या है 14,850 है हमारे पास, ठीक है। 14,850 है, ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है, और ये कॉमा है 14,850, ठीक है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया है, क्लोज अकाउंट पढ़ लिया है, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आज की फाइनल स्लाइड की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस is a listing of all balance sheet accounts containing non-zero balance at the end of the reporting period. The post-closing trial balance is used to verify that the total of all debit balance equal to the total of credit balance, which should नेट टू जीरो। अच्छा, अब ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या है, जैसे आप क्लोज करेंगे ट्रायल बैलेंस तो हम उसकी भी क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस हमें देखना पड़ता है कि तमाम के तमाम अकाउंट्स जो है वो नॉन जीरो बैलेंस होने चाहिए एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड के दरमियान, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। ये छोटी सी आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी कि लिस्ट ऑफ परमानेंट अकाउंट्स, ठीक है, और टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल होने चाहिए, सेम अकाउंट एज ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपको चीज़ें जो है परमानेंट अकाउंट्स हो गए हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको कुछ 2-4 लेक्चर्स के बाद आपको चीज़ें और समझ में आना शुरू हो जाए। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आपके सारे जो बैलेंस है, ये देखिए ना, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा 76,000। तो इन्होंने क्या कहा, द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज यूज टू वेरीफाई द, अब वेरीफाई कर रहे हैं, द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। ये याद रख लें कि ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस क्या है, इक्वल होने चाहिए। विच शुड नेट टू जीरो, वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।